तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद फेज। इससे पहले हमने वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद फेज और वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट किया था। तो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद फेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा नॉट टी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास जो मैकेनिकल ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जो ओमेगा नॉट टी है, अगर सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको थीटा ले लें तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता है 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि यूपी मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे मैक्सिमम होगा। और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होने के लिए या तो कॉस थीटा +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर जो है 1 नहीं होगा। तो इसलिए कॉस थीटा अगर +-1 होगा तो उस केस में कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होगा और यूपी हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास होगी यूपी मैक्सिमम 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि कॉस थीटा अगर +-1 है, इसका मतलब कि थीटा कितना होना चाहिए, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। और उसी तरह से यूपी मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा हमारे पास जो है 0 के बराबर होगा। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है मैकेनिकल ऑसिलेटर की, तो वो नेगेटिव नहीं हम बोल सकते उसको। तो एनर्जी को 0 होने के लिए तो सारी कांस्टेंट टर्म में कॉस थीटा का 0 होना जरूरी है। और कॉस थीटा जो 0 होता है हमारे पास, वो होता है जब थीटा π/2 3π/2 5π/2 हमारे पास होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे होगी, वो होगी 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगी, π/2 पे, 3π/2 5/2 पे। तो ये जो दोनों स्टार और डबल स्टार है इनको हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लॉट में हम क्या दे रहे हैं, y की तरफ हमने पोटेंशियल एनर्जी ली है और x की तरफ हमने थीटा लिया हुआ है। तो जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 है, पाई है, 2 पाई है, तो यहाँ पे वैल्यू यूपी की मैक्सिमम आएगी। और जब थीटा की वैल्यू π/2 है, 3π/2 है और 5π/2 है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास मिनिमम आएगी जो कि 0 हमारे पास होगी। तो इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पे वेरिएशन हमारे पास आती है। तो यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी पोटेंशियल हमारे पास होगी वो 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर हमारे पास होगी, जो कि हमने पीछे भी इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। तो बोलता है कि हमने पीछे यूपी के लिए और यूके के लिए भी एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। तो ये जो यूपी के लिए हमने प्लॉट ड्रा किया और यूके के लिए हमने पहले किया था, दोनों को इकट्ठा भी हम प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले वाले केस में हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है π/2 पे, 3π/2 पे, 5/2 पे। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। तो जब हम प्लॉट करते हैं तो ये जो डॉटेड वाला कर्व है ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है और ये जो सॉलिड कर्व है ये हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी का कर्व है। तो एक दूसरे के अपोजिट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि π/2 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। पाई पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। लेकिन 3π/2 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमें पता है, ये होता है तो a cos ऑफ ओमेगा नॉट टी, इसको हम एक्स भी बोलते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसलिए a cos ऑफ ओमेगा नॉट टी की जगह एक्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका स्केयर है तो यहाँ पे एक्स स्केयर आएगा। तो जब हम x 0 लेंगे तो यूपी भी 0 होगा और जब हम x ±a लेंगे तो उस केस में यूपी 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर होगा।
तो इसलिए इसको भी हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं कि जब x 0 है तो यूपी 0 है, एक पॉइंट यहाँ जाएगा। जब x प्लस ए है तो x प्लस ए है तो यूपी आपका 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आएगा। और जब x माइनस ए है तभी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि x माइनस ए पे भी मतलब माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे भी यूपी 1/2 m ओमेगा नॉट। तो ग्राफ इस तरह से हमारे पास बनेगा अगर हम x और यूपी का ग्राफ बनाएं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएं। लेकिन हमने काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन भी की हुई डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो कि इसके बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसके दोनों ग्राफ को अगर हम इकट्ठा प्लॉट करें तो हम क्या देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है x = 0 पे, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है एट x = +a या -a, जबकि पोटेंशियल एनर्जी के साथ उल्टा होता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है x = 0 पे और मैक्सिमम होती है x = a या x = -a पे। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हमारे पास 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हम क्या देखते हैं, टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू ए स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो हम क्या बोलेंगे कि टाइम के हिसाब से जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे आप एक लाइन भी लगा सकते हैं जो कि टोटल एनर्जी की है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हम क्या बोलेंगे कि जब x आपका चेंज होगा तो टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकती है लेकिन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है वो हमारे पास सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी x के हिसाब से भी चेंज करती है, फेज के हिसाब से भी चेंज करती है, मतलब ओमेगा नॉट टी के हिसाब से भी चेंज करती है, और हमारे पास एक्स की जब चेंज होता है तब भी वो चेंज होती है। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। यहाँ पे हम वेरिएशन देख सकते हैं कि एक्स वेरी हो रहा है, तो वेरिएशन हो रही है हमारे पास इसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं कि जो एनर्जी है टोटल एनर्जी, वो टोटल एनर्जी हमारे पास टाइम के एक्स के हिसाब से कांस्टेंट रहेगी और फेज के हिसाब से भी इस तरह से हमारे पास, अगर हम इधर को फेज ले लें और ये हम जो है टेंशन टोटल एनर्जी लें तो तब भी ये हमारे पास जो कांस्टेंट रहेगी। तो ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए कि u इज इक्वल टू ए स्क्वायर, u इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, u इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं बाय यूजिंग मोर देन 2 हार्मोनिक ऑसिलेशन, अगर 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम किसी मीडियम को ऑसिलेट करते हैं तो उस केस में जो हमारे पास किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो इंडिविजुअल ऑसिलेशन की जो डिस्प्लेसमेंट है उनका सम हमारे पास होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर x1 है, ये हमारे पास ऑसिलेशन हुई पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से, और x2 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुई दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से। तो इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगी x दैट विल इक्वल टू x1 प्लस x2। तो अगर हमारे पास n ऑसिलेशन की जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो x1 x2 xn है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x बनेगी जो कि सभी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम होगी, और वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग हार्मोनिक ऑसिलेशंस की डिस्प्लेसमेंट है। या हम दूसरे वे में बोलते हैं कि सिंपल जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या होता है कि हमारे पास कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके हमारे पास जैसे 2 सॉल्यूशन हैं, तो होता है उनका सम जो है वो भी उससे डिफरेंशियल इक्वेशन का सम होता है। तो इसको भी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कंसीडर करते हैं कि सम ऑफ 2 सॉल्यूशंस of a simple harmonic differential equation is also solution of that
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन बोलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम नॉन लीनियर इक्वेशन को नहीं अप्लाई कर सकते, ये सिर्फ हमारा जो लीनियर इक्वेशन के लिए अप्लाई होता है। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिनका ग्राफ लीनियर होता है, जैसे y को टू mx प्लस सी। तो x और y के बीच में अगर हम y को टू mx प्लस सी का प्लॉट करते हैं, मतलब x की वैल्यू पुट करते जाओ और y की वैल्यू देखते जाओ, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो जिनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है उनको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, तो वो हमारे पास एक पैराबोलिक फॉर्म में हमारे पास होता है, या एक्स जब एक्स क्यूब आ जाता है, एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो उसके ऊपर हमारे पास ग्राफ जो लीनियर नहीं रहता। तो अगर हम इधर देखें, ये जो दो टर्म है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इस केस में हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर इसमें आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब जोड़ देते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन ही हमारे पास रहती है। तो उस केस में हम ये नहीं बोल सकते नॉन लीनियर इक्वेशन के केस में कि अगर x1 और x2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन है तो उनका सम भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो अगर ये इक्वेशन लीनियर है तभी इसके जो सोल्यूशन है उनका सम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। लेकिन फिर भी हम चलो मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन लीनियर है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब टर्म है, तो ए और बी यहाँ पे नॉन जीरो है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सोल्यूशन है और उनका सम हम जो है x1 प्लस x2 ले लेते हैं। तो अगर x1 इसका सोल्यूशन है, x2 भी इसका सोल्यूशन है, तो दोनों ही सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम पहला सोल्यूशन x1 डाल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में और x2 डाल देते हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों में x की वैल्यू, एक में x1 डालते हैं दूसरे में x2 डालते हैं, तो दोनों साइड x1 हो जाएगा और यहाँ पे दोनों साइड x2 हो जाएगा। तो इसलिए बोलता है इन दोनों का सम जो सोल्यूशन x1 और x2 लिए होगा x1 प्लस x2। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मान लो ये जो x1 प्लस x2 है ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम x1 प्लस x2 जब करेंगे तो x की जगह x1 प्लस x2 आ जाएगा, राइट साइड में भी x की जगह x1 प्लस x2 आ जाएगा। तो बताइए हमारे पास जो चौथी इक्वेशन आई, अगर हम दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर x2 डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, और अगर हम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ पे x1 प्लस x2 हमारे पास बनेगा। और राइट साइड में हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस x2 प्लस ए x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस बी x1 प्लस x2 का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास यहाँ पे दोनों का सम, इसका दूसरी और तीसरी का सम बनेगी। तो अगर हमारे पास x1 और x2 भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सम होता है, तो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड तो ऐड करने पे सेम आई, जो कि मतलब दूसरी और तीसरी का सम चौथी की लेफ्ट साइड सेम होगी, तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि x1 प्लस x2 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट साइड तो सेम हो जाती है लेकिन राइट साइड की पहली टर्म सेम है, मतलब कि माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस x2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस x2, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर ही आएगा। लेकिन ए x1 स्क्वायर प्लस बी x2 का स्क्वायर वो बराबर नहीं होगा इसके ए x1 का प्लस x2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि ए x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 होगा। तो यहाँ पे 2x1 x2 ज़्यादा आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 3x1 x2 इंटू x1 प्लस x2 ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड तो बराबर हो जाएगी, अगर हम दूसरी और तीसरी को ऐड करते हैं वो चौथी की लेफ्ट साइड के बराबर होगी, लेकिन राइट साइड इस केस में बराबर नहीं होगी। तो राइट साइड बराबर नहीं होगी, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि x1 प्लस x2 कैन नॉट बी सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर है तब तो x1 प्लस x2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, लेकिन नॉन लीनियर है तो उस केस में x1 प्लस x2 डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नॉन लीनियर इक्वेशन है, अगर उसमें ए और बी की वैल्यू 0 हो जाती है तो नॉन लीनियर इक्वेशन भी लीनियर बन जाएगी। अगर ए और बी आप 0 लेते हैं तब तो वही इक्वेशन हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। तो उस केस में हमारे पास x इक्वल टू x1 प्लस x2 भी इस
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास होगा।